हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के जो आर्टिकल हैं उसमें इनको कवर किया गया है। तो देखो, आर्टिकल 5 से 11 तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ एक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट है 1955, जिसको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इन आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो देखो, आर्टिकल 5 हमें क्या बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो कैसे कैसे हमें जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू आपको कैसे कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लिखा गया, अ पर्सन हु हैड इज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि परमानेंट रेजिडेंस। या तो आप इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हो, आपका परमानेंट घर है यहाँ पे, तो भी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। या इन तीनों में से कोई एक चीज को आप फुलफिल कर रहे हो, या तो आप इंडिया में पैदा हुए हो इंडिया की टेरिटरी में, या तो आपके जो पेरेंट्स हैं मतलब फादर या मदर, दोनों में से एक कोई यहाँ पे पैदा हुआ हो। या तीसरी चीज ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे 5 साल से पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। और अगर आप 1945 से इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हैं तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, मतलब आप फिर सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। तो आर्टिकल 5 हमें ये बताता है कि या तो आपका परमानेंट रेजिडेंस हो, या तो इन तीनों में से एक, या तो आपके पेरेंट्स यहाँ के हो, या तो फिर आप यहाँ पे पैदा हुए हो इंडिया की टेरिटरी में, या तो आप जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसके 5 साल पहले से यहीं पे रह रहे हैं। सो सेकंड आता है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 हमें बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होके आए थे, ये हमें उनके बारे में बताता है। तो इसमें ये कंडीशन रखी गई थी कि इफ ही और आइदर, या तो पर्सन और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स या फादर या मदर, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक, वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है ब्रिटिश इंडिया, जब हमारा देश का बंटवारा नहीं हुआ था। एंड आल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस। या तो देखो वो पर्सन खुद, या उसका फादर या मदर, या तो ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, तो उनके लिए दो कंडीशंस रखी गई थी कि दो कंडीशंस के थ्रू वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते थे। पहली कंडीशन ये थी उनकी, और ये दूसरी थी। पहली कंडीशन ये थी कि जुलाई 1948 के पहले से अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरा ये रखा था कि अगर आफ्टर जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के बाद वो इंडिया में रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और तो उनको भी मिल जाएगी। लेकिन उनके लिए ये रखा था कि वो 6 महीने तक यहाँ पे रहने चाहिए, ठीक है जी। मतलब उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मतलब जुलाई 1948 को के बाद जो है 6 महीने यहाँ पे होने चाहिए वो, और उन्होंने रजिस्टर भी कराया होना चाहिए यहाँ पे, तो उनको सिटीजनशिप यहाँ की मिल जाएगी, ठीक है जी। तो आर्टिकल 6 हमारा ये बताता है, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे तो उनके लिए दो कंडीशंस ये रखी गई थी, या तो आप 19 जुलाई 1948 के पहले से यहाँ पे रह रहे हो, या तो 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पे आप 6 महीने के लिए आप यहीं हो और आपने रजिस्टर भी करवाया हुआ है ऑफिस में, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बताता है हमारे को राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब देखो, आर्टिकल 7 में ना ये चीज है कि जैसे कोई एक पर्सन है, अब
ये पहले इंडिया में रह रहा था, फिर ये पाकिस्तान चले गया, फिर ये इंडिया में आ गया। तो इसमें यही कहा गया है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, मतलब इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया कोई एक इंसान 1 मार्च 1947 के बाद, बट उसके बाद वो फिर से इंडिया आ गया, तो उसको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन इसमें एक ये कंडीशन रखी गई थी कि अगर वो यहाँ पे रह रहा है तो उसको यहाँ पे ये कंडीशन रखी गई थी कि जब वो यहाँ पे आ रहा है, जैसे मान के चलो कि ये पर्सन है और 1 मार्च 1947 के बाद वो यहाँ रह रहा है, लेकिन इसको 6 मंथ हुए होने चाहिए यहाँ पे, और इसने ऑफिस में रजिस्टर करवाया हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखो ना, ऐसा है कि इसमें एक डेट रखी गई मार्च 1 1947, इस डेट के बाद अगर आप इंडिया में आ गए वापस और 6 महीने तक आप यहाँ रुके भी हुए हो और आपने ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। तो आर्टिकल 7 भी हमें यही बताता है कि पहले आप इंडिया में थे, फिर आप इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आप फिर से इंडिया आ गए, लेकिन डेट ये रखी गई थी मार्च 1 1947, और जब आप इंडिया आए तो आप यहाँ 6 महीने तक भी रुके हुए हो और आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, तो भी आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 हमें बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये उनके बारे में जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो है कि या तो वो पर्सन या तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक या ग्रैंड पेरेंट्स में से वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, या दूसरा पॉइंट ये है उन्होंने जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ के ऑफिस में उन्होंने इंडियन सिटीजन का दर्जा प्राप्त किया हो, मतलब वहाँ पे उन्होंने एज ए इंडियन सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो, ठीक है। तो आर्टिकल 8 में ये कहा गया, लेकिन आर्टिकल 8 में ना एक्सेप्ट पाकिस्तान है, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी कंट्री है वहाँ पे जो पर्सन रह रहे हैं उनके लिए, क्योंकि देखो पाकिस्तान के लिए हमने जो पीछे के आर्टिकल्स पढ़े उनमें हमने पाकिस्तान को कवर कर लिया था, तो जो आर्टिकल 8 था ये था बाकी अदर कंट्रीज के लिए कि कोई एक पर्सन है वो इंडिया के बाहर रह रहा है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है या वो खुद या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, और जब वो बाहर गए तो उन्होंने वहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिस या जो भी उनके ऑफिस होते हैं वहाँ पे उन्होंने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करवाया था, तो उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी एज पर आर्टिकल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 9th आर्टिकल आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 हमें ये बताता है, देखो कि देखो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ कि आर्टिकल 9 ने हमें ये बताया था कि बिफोर 26 जनवरी 1950 जो लोग जिन लोगों ने फॉरेन की किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, ठीक है, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। आर्टिकल 9 में हमें ये बताया गया है, मतलब सिंपल सी भाषा में जो आर्टिकल 9 है वो हमें सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 9 है वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे देखो अगर इसमें ये कहा गया था कि जो 26 जनवरी 1950 है जो हमारा कमेंसमेंट डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे पहले अगर आप किसी फॉरेन टेरिटरी में चले जाते हो, किसी फॉरेन कंट्री में चले जाते हो और वहाँ की आप सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो, तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी फिर, ठीक है जी। और इसमें ये लिखा भी है गया है कि पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, तो इसमें यही लिखा गया था। सो आर्टिकल 10 आता है हमारा। आर्टिकल 10 में ये कहा गया है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि इट मीन्स दैट द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अ सिटीजन। जो आपको सिटीजनशिप का राइट मिला है एज पर द आर्टिकल जो हमने पहले पढ़े, उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेके आ जाती है तो वहां से आपकी जो है रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं आपकी सिटीजनशिप के ऊपर।
अगर आपने एज पर आर्टिकल 5, 6, 7 जो हमने पढ़े इनके थ्रू अगर आपने सिटीजनशिप ली है तो आर्टिकल 9 हमें ये आर्टिकल 10 हमें ये बताता है कि वैसे तो आपकी कोई सिटीजनशिप को नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ये पावर भी दी गई है कि पार्लियामेंट जो है लॉ के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू आपकी जो है सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में भी देखो पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है कि जो भी आपका सिटीजनशिप है, ठीक है, वो पार्लियामेंट जो है उसमें कोई एक ऐसा प्रोविजन बना सकती है जिससे आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट भी कर सकते हैं और कोई और मैटर भी कर सकते हैं सिटीजनशिप के इसमें। मतलब पार्लियामेंट के पास भी ये पावर है कि देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगा था 26 ऑफ जनवरी 1950, तो इसके बाद पार्लियामेंट जो थी वो उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो चुका था। तो इसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई थी कि जो भी आर्टिकल बनाए, ठीक है, इसमें आप नए एक्ट्स या लॉज ला सकते हो जिसके थ्रू जो भी ये आर्टिकल्स हमने पढ़े इसमें आप कुछ चेंजेस भी ला सकते हो। किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमने इसमें कवर किए। होप सो आप सभी को ये सारे आर्टिकल्स समझ आए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की। ये तो हमने आर्टिकल्स पढ़े और उस एक्ट में भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है कि सिटीजनशिप कैसे कैसे ली जा सकती है। सो थैंक यू सो मच और होप सो आपको सभी को ये वीडियो समझ आई होगी और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।